समझ लीजिए। आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंट मतलब पेपर हो गया, दस्तावेज लिख दिया, कागज लिख दिया तो मेरा बात खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, कागज और दस्तावेजों में अंतर है। कागज क्या है, आप एक वर्किंग के दौरान पे एक साधारण बिना किसी तरीके से ऑथराइज्ड हुए डॉक्यूमेंट भी होते हैं। अनऑथराइज वर्किंग या जो कॉमन वर्किंग के लिए यूज करने वाले कागज भी होते हैं, तो वो कागज के बतौर ना बोले जाएंगे, वो दस्तावेज नहीं होंगे। वो दस्तावेज कब होगा, जब उसको कोई अधिकृत व्यक्ति या कोई अधिकारी उसमें कोई घोषणा करेगा या उसको हस्ताक्षरित करेगा और उसको अधिकृत करेगा, तब वो पेज या जो होते हैं कागज होते हैं वो दस्तावेज का स्वरूप लेते हैं। या फिर आपके पास कोई हस्ताक्षरित कोई शिकायत आ रही है, कोई आवेदन आ रहा है, कोई प्रोसेस आ रहा है, कोई पत्र आ रहा है जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में चढ़ रहा है, जो रिकॉर्ड में चढ़ रहा है, आवक जावक में एंट्री हो रही है जिसकी, वो सारे चीज दस्तावेजों की श्रेणी में लिए जा सकते हैं। लेकिन पेपर की श्रेणी में जो इससे बाहर रह जाते हैं वो पेपर कहलाते हैं। पेपर का मतलब ये नहीं कि कोई पूरा पेपर पड़ा है, कागज पड़ा है तो वो हो गया। मतलब ऑफिशियली वर्क में जो अनऑफिशियली तरीके से यूज किए हुए जो पेपर्स पड़े रहते हैं उसको भी इसमें लेके रखा हुआ है। नमूने हैं, सैंपल्स, मॉडल, डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो अंग्रेजी में थोड़ा सा ऊपर ले लिया था वो एक्चुअली बाद में यहाँ पे इसने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो धारित हो, जैसे कि रमेश भैया बोल रहे हैं कि धारित और कंट्रोल में क्या चीजें हैं, एक्चुअली इतना भी हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम जो है बहुत ज्यादा डीप में भी जाके या बहुत ज्यादा उसको साधारण छोड़ देके ना, हम दोनों में ही गलती कर देते हैं। हमको सीधा उसकी मीनिंग को समझना है जो लॉ के उसमें हो। जैसे हम ये सूचना को समझ रहे हैं, हर शब्द के अर्थ इतने व्यापक नहीं होते हैं कि उसको लॉ डिक्शनरी में लिया जाए, वो अपने आप में ही पर्याप्त होते हैं। क्योंकि ये स्पेशल वर्ड्स है, इसलिए इनको स्पेशल वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। जो स्पेशल वर्ड्स नहीं होते उसको डिफाइन नहीं किया जाता है। तो इसलिए इतना ज्यादा भी हमको मतलब रिसर्च करने भिड़ जाए तो वो बे मतलब की बातें हैं, हम अपने मामलों में भटक जाएंगे कई बार। हालांकि वो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसने बोला है कि ऐसी सूचना सहित जिसमें तारतम्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। मतलब जो प्राइवेट उसमें सामग्रियां हो, मतलब कोई ऐसी चीजें जो नियंत्रणाधीन है सरकार के या किसी विधि के अनुसार किसी काम को किया जाना है। मान लीजिए कि सोसाइटी एक्ट पंजीयन हो रहा है, सोसाइटी एक्ट पंजीयन में एक विधि है कि आपको हर साल वहां पे जो सदस्य मेंबर है उसकी जानकारी देना है, बैठक की जानकारी देना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देना है। तो मतलब जो जितनी भी संस्थाएं, जैसा मान लीजिए कि ब्लड बैंक है, तो ब्लड बैंक कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाली या फायदे में कमाने वाली संस्था नहीं चला सकती। वो कौन चला सकता है, कोई सोसाइटी जो बिना प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम कर रही है। तो ऐसी कंपनियों को जो रजिस्टर्ड करना है, हम उसको समझना है कि भाई ये तो प्रॉफिट कमा रही है ब्लड बैंक के जरिए से, कि ये वाकई गैर उसमें, जैसे स्कूल है, स्कूल प्राइवेट स्कूल कोई भी प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए उद्देश्य से नहीं खोली जा सकती, लेकिन कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, पूरा का पूरा माफिया चल रहा है उस पर, मतलब एजुकेशन माफिया हो गया है पूरा। तो लेकिन ये सारी संस्थाएं नहीं कर सकती, तो इन लोग क्या करते हैं, वहां पे जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो उनको घोषणा करनी रहती है। उसका भी सोसाइटी एक्ट की सेक्शन 27, 28 से लेके 32 तक रहता है, उसमें वो चीजें मेंशन है। ये सारी चीजें वो वहां पे दे रहे हैं तो हम उस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस सोसाइटी रजिस्ट्रार ने वो सूचनाएं 2 साल 10 साल से वो नहीं दे रहा है और वो उसने नहीं रखी है अपने पास, तो हम उसको बाध्य कर सकते हैं इस बात को लिखकर कि विधि में ये प्रावधानित है कि आपको प्रत्येक वर्ष इस समय की अवधि के अंदर में प्रत्येक सोसाइटी द्वारा ये सूचनाएं आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए थी। जैसा कि आपने बताया कि ये सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं पुनः आवेदन करते हुए सूचना के अधिकार में उक्त जानकारी उस प्राइवेट निकाय से मंगाकर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करता हूं, जिसकी व्याख्या जिसकी व्याख्या जिसकी व्याख्या धारा 2F में सूचना के अंतर्गत निहित है। कृपया उसका अवलोकन करें। आपने लिख दिया, लीगल लैंग्वेज में आपने उस बात को लिख दी। तो अब क्या हो गया कि क्योंकि उसको रखना तो राइट था, किसको था, सूचना रजिस्ट्रार को रखनी थी इस बात को,
है ना। तो रजिस्ट्रार ने रखा नहीं, तो अब वो क्या करेगा, उसको लेटर जारी करेगा, लेटर जारी करके या तो विधि के अंतर्गत मंगवाएगा या सीधा उसको निर्देशित भी कर सकता है कि भाई ये सूचना उपलब्ध कराई जाए, है ना। बट ज्यादा बेटर तरीका जो लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि वो उससे मंगवाए और हमको उपलब्ध करवाए, क्योंकि उसको रखना था, उसकी बाइंडिंग थी उसके ऊपर, उसका वर्क ही वही था रजिस्ट्रार का, सोसाइटी रजिस्ट्रार का। वैसे ही इसी तरीके की ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो भी स्कूल फीस एक्ट वगैरह आया है उसमें स्कूलों के ऊपर भी लागू की गई है। तो वो सब जो चीजें हैं, अगर ऑडिट के तौर पे जिला शिक्षा अधिकारी उन सब डॉक्यूमेंट्स को मंगाता है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को मंगाता है, उनके खर्चे को, आय और व्यय के ब्यौरे स्कूलों के मांग रहा है, और वो उसने नहीं उपलब्ध कराई है, स्कूलों ने सेटिंग करके रखी हुए हैं, कुछ भी करके रखे हुए, वो एन ग्रेन प्रकरण है। अगर उसके पास मौजूद नहीं है तो वो स्कूलों से मंगाकर हमको उपलब्ध करवाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जनरली एक वर्ड और कंटेंट चलता है कि मैं जो सूचनाएं उपलब्ध होंगी वही सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वो नहीं है, क्योंकि अगर उसको विधि में वो चीज रखना अनिवार्य है तो सूचना में वो भी काउंट होगा। क्यों? इसी बात को जो भैया बोलते हैं कि रमेश भैया की हेल्ड और कंट्रोल, वो इसी बात पर इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि सारा हेल्ड और कंट्रोल पे बात टिक जाती है। अब हमारा चूंकि हम सूचना को मोटा मोटी समझ लिए, बहुत लंबा मैं उसको नहीं खींचना चाहता, आप लोग सब जानकार हैं और मैं जानता हूं कि मैं अकारण उस बात को बोला, लेकिन जरूरी था उस बात पर मेरा जोर देना। मैंने उस बात पर सिर्फ आप लोगों के सामने जोर दिया। मैं जान रहा हूं कि सारी चीजों से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हम स्कैप कर रहे हैं अपनी ड्राफ्टिंग के अंदर में, हम स्कैप कर रहे हैं उस बात को समझने में और उस बात को सामने वाले के समक्ष प्रेजेंट करने में। हालांकि सामने वाले को तो प्रेजेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन सही नहीं होने के कारण हमारे निर्णय या हमारे जो जानकारी हमें नहीं मिल पाते। तो ये सर ये सूचना का, बेसिक, देवेंद्र जी बेसिक चीज है इसलिए एक बार रिपीट हो जानी चाहिए। बेसिक चीज मजबूत हो जाने के बाद आगे की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो तो चाहूंगा कि पार्डन हो जाए। नहीं ठीक है, ऐसे आप लोगों को कोई कंटेंट गलत तो नहीं लग रहा है? कुछ गलत लगे तो मैं सुधारने को तैयार हूँ, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ नहीं इस नहीं, मामले बहुत में। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है और आप स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। मुझे तो सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं जुड़ने को, लेकिन वास्तव चलिए में ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो जैसे जो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार में अब आ गया इस अधिनियम के अधीन, मतलब इस एक्ट के अधीन, ठीक है। योग्य सूचना, जो पहुंच योग्य सूचना है, वो सूचना की परिभाषा क्या है हमने पढ़ ली, सूचना के अंदर में जो जो कंटेंट है उसको हमने समझ लिया, ठीक है। जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा, अब बात आती है इसके अंदर में लोक प्राधिकारी द्वारा। अब लोक प्राधिकारी यहाँ पे परिभाषित है, इसलिए हमारा समझना जरूरी है। अगर यहाँ पे लोक प्राधिकारी वर्ड परिभाषित नहीं होता तो हमको इसको समझने की जरूरत नहीं होती। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ लोक प्राधिकारी पे, 2H पर। कृपया अपना माइक सब बंद रखें प्लीज, कोऑर्डिनेट करें मेरे साथ ताकि आप लोगों को एक अच्छी आवाज सुनाई दे। थैंक यू। हाँ, देखिए 10 मिनट के बाद ये मीटिंग एक बार बंद होगी, वापस हम चालू कर लेंगे। इस बात को ध्यान रखें सभी साथी जुड़े हुए, क्योंकि इसके बाद का सेशन और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसके बाद आएंगे सेक्शन 6(1) पर, जो कि हमारे एप्लीकेशन को और अनुरोध को मजबूत बनाने के लिए है और उसमें ट्रांसफर की या आगे की चीजों को समझाने के लिए। इसलिए सेकंड सेशन बिल्कुल मिस ना करना। इस सेशन में मैं आपकी परिभाषाओं को लगभग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे बात आई थी लोक प्राधिकारी की। अब लोक प्राधिकारी क्योंकि एक जेंडर वर्ड दिखाई देता है, प्राधिकारी से हम लोग को लगता है कि कोई पद या व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम लोग की मेंटलिटी पहले क्या प्रिपेयर्ड हो जाती है, मतलब वो वहां का बॉस या जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि अधिकारी। मैं बहुत समय से माथापोड़ी कर करके थक गया, बार बार मेरे को चैलेंज किया गया, बार बार वो किया गया, लेकिन मैं फाइनली गोल घूम के वहीं पे वापस आया हूं। मैं 2 साल की अथक मेहनत के बाद मैं एक ही बात बोलता हूँ, वो बात ये है कि एक्ट में जो परिभाषित है, एक्ट में जो परिभाषित है
आप सिर्फ उस शब्द का अर्थ वही मानेंगे। एक्ट में क्या परिभाषित है? पब्लिक अथॉरिटी। और पब्लिक अथॉरिटी से क्या आशय निकाला गया है? किसी व्यक्ति या पद का आशय बिल्कुल नहीं निकाला गया, क्योंकि हिंदी में हमको सिर्फ लोक प्राधिकारी से लिख के छोड़ दिया गया है, जबकि आप अंग्रेजी को आप देख रहे होंगे तो वहां पे दिख रहा है पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, मतलब ऐसा कोई प्राधिकरण। और बॉडी मतलब आप समझ रहे हैं, कोई है ना, बॉडी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। जहां पर एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ड आ गया, वो इस चीज को व्याख्यांकित करता है कि हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम किसी पद या व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप ये थोड़ी बोलोगे कि कोई अधिकारी एस्टेब्लिश्ड है, आप उसको बोल सकते हो अपॉइंटेड है ना, पदाबीत है, ठीक है। तो वो एस्टेब्लिश्ड नहीं होता है, एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कॉन्स्टिट्यूटेड में अब बात आ जाती है कि कोई चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई चीज बैठती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी चीजें यही बताती हैं कि कोई विभाग होगा, कार्यालय होगा, आयोग होगा। अब वहां पर सिर्फ एक अखिल भारतीय जो अधिकारी होते हैं, जो IAS IPS के लिए एक प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 309 से लेके शायद 313 के बीच में, और 267 के आसपास में कार्यपालिका को एक्सप्लेन किया गया है। तो लेकिन उसके अंदर में भी सिर्फ वर्क एग्जीक्यूशन के लिए वो बातें आई हैं, तो कॉन्स्टिट्यूटेड लिखा गया है, ठीक है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे में क्या लिखा हुआ है? संविधान द्वारा या उसके अधीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, राज्य मंडल की बनाई गई किसी विधि के द्वारा, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए। तो मतलब यहाँ पर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेट कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में वो भवन भी आ गया जहां पे बैठ के, वो चाहे किराए का हो चाहे सरकार ने खुद का बनाया हुआ भवन हो, उसके अंदर की मशीनरीज भी आ गई, उसके अंदर की टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर सिस्टम, पंखा, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरत हो रही है, उसमें पूरे वो लोग आ गए, जो टीम आ गई, पूरे सरकारी अधिकारी कर्मचारी सब आ गए जो उस सिस्टम को चलाने के लिए काम करती हो। क्योंकि एक अधिकारी या एक कर्मचारी या कोई एक भवन या बिल्डिंग किसी चीज को रन नहीं करती है, वो पूरी इस्टेब्लिश्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में होती है। तो इसको आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, अधोसंरचना के रूप पर ही पढ़ें। तो ये जो लोक प्राधिकारी है, इसका वास्तविक मीन्स है लोक प्राधिकरण। अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो आप हमेशा अपने ड्राफ्टिंग के अंदर में एक बदलाव ले आए। वो बदलाव ये ले आए कि आप हिंदी और इंग्लिश को, लेटर को अलग अलग ना बनाया करें। अगर आप हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी भाषी हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारा कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट तक जाने की स्थिति आएगी तो अंग्रेजी में ही पढ़ेगा न्यायालय, और अंग्रेजी में पढ़ेगा तो वही चीज पढ़ेगा जो इस एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन हिंदी वालों के साथ में गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अनुवाद वो वहां पे प्रस्तुत करेंगे वकील के जरिए से, वो अर्थ को अनर्थ करने वाले होंगे। तो आप अपने ड्राफ्टिंग के अंदर में पब्लिक अथॉरिटी लिखना चालू कर दें। अब पब्लिक अथॉरिटी आप मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश वाला या इंडो इंग्लिश, कुछ ऐसा वर्ड अपन इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स करते हुए लिख रहे हैं। तो कोई रोक तो है नहीं, क्योंकि 6(1) के अंदर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मान्य किया गया है। तो आप जब भी वर्ड इस्तेमाल करें तो पब्लिक अथॉरिटी कर ले सीधा, या फिर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो लोक प्राधिकारी लिखें और ब्रैकेट में पब्लिक अथॉरिटी लिखना चालू कर दे अपने ड्राफ्टिंग के अंदर में। ऐसा नहीं करने के कारण हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती आपको आगे नेक्स्ट सेशन में समझ में आएगी। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जब हम 6(3) पे बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगी कि मैं इस बात पे क्यों जोर दिया। ठीक है, तो हम पब्लिक अथॉरिटी पे बहुत ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात समझ ले, 2 साल मेहनत करने के बाद भी हम वहीं पे आके घिरने वाले हैं और रुकने वाले हैं, और आखिरी वही होगा कि इस एक्ट में जो परिभाषित है वही फाइनल है। तो परिभाषित एक
अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। वापस आते हैं अपन सूचना के अधिकार के 2J पे। तो 2J को अपन टुकड़ों में जैसे पढ़ रहे थे, सूचना का अधिकार इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना हमने पढ़ लिया, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा, मतलब प्राधिकरण के द्वारा या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर से गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को समझिए। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट। मतलब यहाँ तक तो वही बात कह रहा है कि जो भी सूचनाएं एक्सेसिबल हो, पहुंच में हो, वो सभी ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? विच इज हेल्ड बाई, मतलब विच इज हेल्ड बाई के बाद और आ गया है, मतलब आप सिर्फ इस कंटेंट को हेल्ड बाई तक पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कंटेंट है अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब इसमें दो कंटेंट है, हेल्ड बाई